नमस्कार। दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। काफी समय के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। दिल की बात काफी समय के बाद आपसे करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है, वो विषय भी आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए हमने लिया है। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं, हम लोग वैश्विक बीमारी कोरोना से सभी लोग पीड़ित हैं। हर एक परिवार में कोरोना को लेकर के चर्चा होती है। हर एक परिवार में कोरोना को लेकर के कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित। कोरोना से कुछ लोगों ने अपनों को खोआ है, हमेशा के लिए अपनों का साथ उनसे छूटा है। साल भर के करीब हो चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, भी दिमाग में है। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं। आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के मेहमान जो कि डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा है, एमडी मेडिसिन और असिस्टेंट प्रोफेसर है वो मेडिसिन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। हम उनसे बात करेंगे कोरोना को लेकर के कि कोरोना के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना हर पल लक्षण को बदल रहा है। समझ में नहीं आता कि कौन से लक्षण को देख करके, पहचान करके हम जाने कि हम कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जब हम आइसोलेशन में जाते हैं, उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हमें पता लगे कि हम रिकवर हो चुके हैं। ये तमाम बातें हैं जो हम आज डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी से करेंगे। थैंक यू डॉक्टर रविंद्र मारू जी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप सभी हमसे जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज का विषय एक ऐसा विषय है कि शायद कुछ ऐसी जानकारी हमको मिल जाए कि जिससे हमारे दिमाग में जो भी भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां दूर हो जाए। वैक्सीनेशन को लेकर के हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकार की जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, उन गाइडलाइंस का अगर हम पालन करेंगे तो कोरोना से बहुत कुछ हम जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर डॉक्टर हमें बता देते हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं, तो हमें लगता है कि 100% यानी कि 100% हम ठीक भी हो जाएंगे और हम कोरोना को हरा भी देंगे। तो ये कहते हैं ना कि आसमान में ऊपर खुदा है, तो हमारे नीचे धरती पर ये डॉक्टर्स हमारे भगवान हैं। जब हम परेशान होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमें जो भी दवा देंगे हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। और इस समय जब इतनी परिस्थितियां खराब चल रही हैं कि हॉस्पिटल्स की जब हम लोग देखते हैं कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हॉस्पिटल तक जाने की हमारी नौबत ही ना। वैक्सीन को लेकर के जब बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां दिमाग में आ जाती हैं। उनको वैक्सीनेशन को लेकर के भी हम डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी से बात करेंगे। कई बार हमने देखा है कि हमारी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसके बावजूद भी हम पॉजिटिव हैं। क्या कारण? प्लाज्मा को लेकर के हम बात करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, ब्लैक फंगस, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फिर हम आज के हमारे जो मेहमान है डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी, जो कि एमडी मेडिसिन असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। और आपके जो तमाम सवाल जो लाइफ के दौरान आएंगे, हम कोशिश करेंगे सभी के सवालों का जवाब डॉक्टर साहब से दिलवाएं। लेकिन उसके लिए भी आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ करने के लिए। थैंक यू अंजना जी। और एक बात और जरूर हम आप सभी से कहना चाहेंगे, थोड़ा सा हम भी थोड़ा अपना ध्यान रखें कि हम बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अगर जरूरत नहीं है तो हम घर से बाहर नहीं निकलें। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मास्क का उपयोग जरूर करें। एसएमएस, जनरली एसएमएस का अलग अभी तक हम जानते थे, उसका प्रयोग करते थे, लेकिन अब एसएमएस का प्रयोग हम इसमें करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम, नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा विषय हमने रखा है कोरोना और हम।
कोरोना जी। और हम पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी के बारे में। इस सौरभ चित्तौड़ा जी की जर्नी, सफर डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा का था। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई थी, और आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज किया? देखिए, वैसे बहुत ही शॉर्ट वे में मैं बताऊंगा कि मैं बेसिकली उदयपुर शहर में जन्म हुआ था मेरा। और मेरे फादर खुद एक डॉक्टर हैं, वो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर SP चित्तौड़ा। और जी। हाल फिलहाल में अभी वो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एनेस्थीसियोलॉजी के। जी। तो बस उदयपुर में मेरी स्टार्टिंग की जितनी भी स्कूलिंग है वहीं पर हुई है। अप टू 10th मैंने वहीं पे पढ़ाई करी है, सेंट पॉल्स स्कूल के अंदर। एंड आफ्टर दैट पापा का भी ट्रांसफर हो गया और हम लोग उदयपुर से कोटा शिफ्ट हो गए। और कोटा आए तो उसके बाद फिर बस यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री के थ्रू और पढ़ाई वढ़ाई सब चालू हो गई। 10th के बाद एक पॉइंट आया था जब मेरे फादर ने मुझसे पूछा था कि भाई क्या करना चाहोगे। तो मेरे लिए मेरे आइडियल मेरे पापा ही थे, और मेरा यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो पापा ने कोई ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया कि आप मेडिकल स्ट्रीम लो या फिर आप इंजीनियरिंग की स्ट्रीम लो। एंड आई स्विच टू माई हार्ट कि मैंने मेडिकल टीम लिया, मेडिकल प्रोफेशन को चूज किया, और बहुत सक्सेस मिली मुझे उसके अंदर। मुझे कहीं पे अड़चने नहीं आई। 12th पास करने के बाद 1 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने ड्रॉप किया, और उसके बाद मेरा जो प्री मेडिकल एंट्रेंस होता है उसके थ्रू मुझे सीट मिली, एंड मुझे बहुत अच्छी रैंक के साथ में गुजरात के अंदर बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में MBBS करने का मौका मिला। 5 to 7 years मैंने वहाँ पे बिताए अपने। MBBS प्लस इंटर्नशिप मैंने बड़ौदा से ही करी है। और उसके बाद वापस से एक और फाइट करी जो कि प्री PG एंट्रेंस के लिए होती है। और उसके बाद मुझे ये चांस मिला कि मैं कोटा आ सकता हूँ। मेरे पास ऐसी रैंक थी कि मैं कोटा को चूज कर सकता था। राजस्थान की जितनी भी सीट्स हैं वो यूजुअली हाई रैंक पे जाती हैं। तो मुझे कोटा मिला और मैंने सोचा कि यस आई शुड गो बैक टू द फैमिली, और मैं कोटा आ गया। कोटा से ही मैंने PG किया है। यहीं पे सभी टीचर्स की गाइडेंस में मैंने PG कोर्स किया कंप्लीट करके, और 2014 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोटा सिटी के अंदर। क्या बात है, ये कोटा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी ने कोटा को चूज किया, और आज उनकी सेवाएं हम सभी को यहाँ पर मिल रही हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपनी जर्नी हमें यहाँ पर बताई। अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो माहौल हम देख रहे हैं, वातावरण हम देख रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जो कोरोना से संक्रमित नहीं। कोई, हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कोरोना से संक्रमित है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है कि जब हम किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो ये आता है कि उसके लक्षण क्या हैं, कि कैसे हम पहचाने कि हम इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की जब हम बात करते हैं, तो अब तक हमने साल भर का पीरियड जो देखा है, इसके लक्षण हर पर बदले हैं। खांसी जुकाम, कभी बुखार, कभी दर्द। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कोरोना के कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे व्यक्ति पहचान सके कि हाँ, मैं कोरोना संक्रमित हो चुका आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, और शायद जो जितने भी लोग हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, वो सब यही चीज है जो कि मिस कर जाते हैं। यहीं पे वो चूक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और जिसकी वजह से आज हम इतनी मोर्टेलिटीज देख रहे हैं। कई सारे परिवारों के अंदर बहुत से अजीज जो हैं वो अपने खो रहे हैं इसकी वजह से। सबसे कॉमन जो लक्षण है एक कोरोना वायरस की वजह से जो होता है वो है फीवर आना। बुखार इसका सबसे पहला संकेत होता है। और यदि आपको कभी भी इस पीरियड के अंदर, पर्टिकुलरली जब कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पे अगर आपको कोई भी फीवर आता है, तो सबसे पहले दिमाग में कोरोना के बारे में आना चाहिए। हमें जी। किसी भी फीवर को अभी इस टाइम पे किसी और दिशा में ना सोचते हुए पहले कोविड को रूल आउट कर लेना चाहिए। दूसरा, खांसी होना, जुकाम होना, सिर दर्द। बहुत से मरीजों के अंदर बुखार नहीं आता है और सिर्फ सिर दर्द होता है। सिर दर्द को कई बार आदमी BP के तरफ ले जाता है कि शायद BP की वजह से हो रहा है, या फिर कई बार की नींद पूरी नहीं हुई, या मैं बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ जिस वजह से शायद मुझे हेडेक है। बट हेडेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कोविड के लक्षणों के अंदर। साथ ही साथ बहुत से पेशेंट्स के अंदर आपको डायरिया मिलेगा, डायरिया या हम्म। दस्त लग जाना।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है और ये यूजुअली बुखार आने के 2 या 3 दिन बाद या फिर अगले ही दिन किसी को दस्त हो सकती है। तो दस्त होना भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, बुखार एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, खांसी और जुकाम, ये सब तो आपके कॉमन लक्षण हो गए जो कि हर किसी पेशेंट के अंदर होते हैं। कुछ पेशेंट्स जो है वो शुरुआत से ही ना तो बुखार होता है, ना खांसी होती है, ना जुकाम होती है, और सिर्फ हाथ पैर दुखना और थकान महसूस करना एक लक्षण के रूप में फील करते हैं। ये ऐसा लक्षण है जो हमेशा आदमी चूक कर जाता है इस लक्षण को, और इस लक्षण को वो अपने एक्सेसिव काम करने का कारण बताता है, या फिर वो सोचता है कि शायद मैं आजकल डाइट अच्छी नहीं ले रहा हूँ, इस वजह से मुझे वीकनेस आ रही है, ज्यादा गर्मी में घूम लिया इस वजह से वीकनेस आ रही है, और वो इस को नजरअंदाज करके अपनी जूस वगैरह पीना चालू कर देता है, या फिर अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए रेस्ट करता रहता है। तो ये भी एक मिसलीडिंग लक्षण है जो कि पेशेंट्स को कई बार प्रॉब्लम में डाल देता है कि वो अपने इस लक्षण को पहचान नहीं पाते। दूसरा एक है भूख न लगना। हालांकि भूख न लगना शुरुआत से नहीं होता है किसी भी पेशेंट को, अधिकतर एक आध बार किसी दिन 2-3 घंटे के लिए फीवर आता है, उसके बाद आदमी ठीक हो जाता है एक पैरासीटामोल की गोली खा के, और 3-4 दिन बाद ही उसको थोड़ा सा भूख नहीं लगना चालू हो जाता है। उसका मन ऐसा रहता है कि मैं ज्यादा ना खाऊं, मैं कम कम खाऊं। कई बार मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, यानी कि बिटर टेस्ट हो जाता है, उसको लगता है कड़वा स्वाद आ रहा है खाने के अंदर, इच्छा नहीं हो रही खाने की। तो ये मोटे मोटे तौर पे मेजर लक्षण है। बुखार आना, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, हाथ पैर बदन दर्द होना, थकान होना और भूख न लगना। इन लक्षणों के साथ में अगर किसी को भी पाया जाए तो वो अपना कोविड टेस्ट जरूर कराए, या फिर वो किसी भी डॉक्टर से परामर्श लेके आगे की क्या ट्रीटमेंट लेनी है इसके लिए सलाह करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि अगर ये लक्षण हमें हैं तो हमें तुरंत कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। देखिए, कई बार जो अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो ये हुआ है कि ये लक्षण है लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। जब यस। आप उसका सिटी स्कैन हम करा रहे हैं तब पता चलता है कि कोविड हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा एक जो कोविड पेशेंट तो नहीं कहूंगी लेकिन व्यक्ति जो होता है वो भ्रमित हो जाता है कि क्या भ्रमित हो। करा जाए। बिल्कुल। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आते हम खुश हो जाते हैं कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जी। आरटीपीसीआर टेस्ट की यही एक कमी है जिसकी वजह से जो सरकार भी बार बार हाईलाइट कर रही है इस चीज को, कि आरटीपीसीआर एक 100% टेस्ट नहीं है। आरटीपीसीआर के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 से 80% टेस्ट डिटेक्टेबिलिटी है, और 20 से 30% मरीज हमेशा छूट जाते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ ये जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ये और डिक्रीज हो जाती है अगर जो टेस्ट करने वाला सैंपल लेता है, जो भी सैंपल कलेक्टर है, वो अगर ढंग से स्वैब नहीं लेता है तो, है ना। दूसरा, डबल टेस्टिंग की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि नेजल स्वैब और ओरल स्वैब दोनों लेना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि नेजल स्वैब की जो प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव आने की वो ज्यादा होती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कई बार इतने भीड़ का जब ट्रीटमेंट करते हैं और इतने भीड़ के जब डायग्नोसिस करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी का टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन उसके लक्षण अगर बरकरार हैं तो उसे अपने आप को कोविड फ्री नहीं मानना चाहिए। मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग कोविड से संभावना है हमारी कि हम संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको बुखार आया है और आपने कोविड हाँ। टेस्ट कराया है, आपका कोविड हाँ। टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम्म। आप अभी अपने आप को कोविड से मुक्त नहीं पाए। दूसरी बात ये, इसका तरीका क्या है कि अपन कैसे अपने आप को फिर कंफर्म करें कि अपन कोविड है या हम्म। नहीं। हम्म। बुखार आते ही अपने आप को आइसोलेट कर देना सबसे पहला स्टेप है। आइसोलेट कर हम्म। लेने के बाद में अगर आप टेस्ट कराते हैं और टेस्ट नेगेटिव आता है, तब भी आप हम्म। आइसोलेट रहें 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन तक में भी। अगर आपको कोई लक्षण नहीं आता है तो आप अपने आप को कोविड फ्री मान सकते हैं। लेकिन पर अच्छा। 100% केसेस के अंदर आपको तीसरे, चौथे या पांचवें दिन तक कोई ना कोई एक्स्ट्रा लक्षण, जैसे कि दस्त आ जाना, सिर दर्द हो जाना, भूख न लगना या थकान महसूस होना, ऐसा कोई लक्षण आएगा, और उस टाइम पे आप रिपीट टेस्ट करवाइए या फिर रिपीट परामर्श लीजिए। बिल्कुल। तो इन चीजों का हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल आ, बिल्कुल। जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब बताया हमें कि अगर हमें ये लक्षण है हमें अपने आप को आइसोलेटेड कर लेना चाहिए, एक कमरे में अपने आप को रख लेना चाहिए ताकि हमसे और हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य वो संक्रमित ना हो सके। लेकिन एक सवाल ये आता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस समय
जो खुद पेशेंट है उसको और जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि परिवार का अन्य सदस्य संक्रमित नहीं। बिल्कुल, देखिए आइसोलेट हो जाना जो है उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थकेयर में, कि आइसोलेट होने के लिए आपको एक सेपरेट कमरे में रहना है, जिसके अंदर आप अपना सेपरेट बाथरूम यूज करेंगे या फिर अपना सेपरेट टॉवेल, अपने खाने पीने के ग्लास, चम्मच, कटोरी सब आपका सेपरेट होना चाहिए। सेकेंडली, आप जिस भी कमरे में आइसोलेट होते हैं वो एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसके अंदर एक विंडो होनी चाहिए, यानी कि एक आउटसाइड ओपन विंडो होनी चाहिए, जिससे कि संक्रमण कमरे के अंदर ही नहीं रहे, वो फैल जाए, वो या तो बाहर डिस्पर्स हो जाए और घर के दूसरे मेंबर्स के अंदर नहीं फैले। तीसरी बात, जब भी आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं तब भी आप मास्क पहन के रखें। साथ ही आपको जो भी जना सर्व कर रहा है, सपोज आपके घर के कोई मेंबर हैं जो आपके लिए पानी लेकर आ रहे हैं या आपके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, तो वो उस टाइम पे मास्क पहनकर ही आपके दरवाजे पे खड़े हों और आप उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात ना करते हुए हल्का सा तिरछा होके या दीवार की गेट की आड़ लगा के ही अपना सामान जो भी उनसे लेना है, खाने की चीज या बोतल लेनी है पानी की, वो ले। जो भी जना सर्व कर रहा है वो अपने हाथ तुरंत साबुन से धोए या फिर हैंड सैनिटाइज करे अपने अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से, जब भी वो सर्व करता है उसके बाद। ये प्रिकॉशंस हर घर में लेना जरूरी है और हर स्टेप पे हर बार लेना जरूरी है। अगर आप आइसोलेट हो रहे हैं किसी कमरे के अंदर लेकिन आप गेट बंद नहीं कर रहे हैं अपना, तो आप जिस रूम में रह रहे हैं आपकी सांसों से अगर कोविड संक्रमण फैल रहा है तो वो दूसरे कमरे में भी जाएगा। अभी भी कोविड का संक्रमण ये कहा जाता है कि वो हवा से फैलता है। आपके रूम में अगर फैन चल रहा है तो वो दूसरे कमरे तक उड़ के जा सकता है। 10 से 20 मीटर तक इसकी प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि कोविड वायरस उड़ के जा सकता है 10 से 20 मीटर तक। तो ये सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है अगर आप आइसोलेट हो रहे हैं तब भी। बिल्कुल। सेकेंडली, जब आप जी। आइसोलेट होते हैं तो आप अपने आप को कैसे मॉनिटर करेंगे ये बहुत जरूरी है। हम्म। आप अपने आप को आइसोलेट तो कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी बीमारी के बारे में भी जानना है कि आपकी बीमारी बढ़ रही है, घट रही है या कोई विकराल रूप तो नहीं ले रही। इसके लिए टेम्परेचर मॉनिटरिंग और पल्स ऑक्सीमेट्री, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन हम नापते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने आप को आइसोलेट कर सकें। जो भी आपका केयर टेकर है वो आपकी केयर करने के सक्षम भी होना चाहिए, वरना आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। आपको ही सारे काम करने पड़ेंगे और आप हर चीज में उनकी हेल्प करने के लिए अंदर पहुंचेंगे बार बार। तो इसलिए अगर आपके पास इस तरह का सक्षम व्यक्ति नहीं है तो आप अपने आप को अपने घर के अंदर नहीं आइसोलेट करके बल्कि किसी और आइसोलेशन सेंटर में जाके आइसोलेट करें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी बात की थी कि हम ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन का लेवल हम देखते हैं, तो ये कब तक हम देखें कि हम जैसे कितना लेवल हमारा डाउन हो जाए जब हम हॉस्पिटल जाएं, या 98 से हमारा 95 या 90 तक लेवल है तो हम घर पर रहें, तो इसका क्या पैमाना रहता है डॉक्टर? देखिए पैमाना बहुत सिंपल है इसके अंदर और इसकी गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि 94 से बिलो कोई भी सैचुरेशन आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि अगर आपका सैचुरेशन 96 है, 97 है, 95 तक भी है तब भी आप घर पे रह सकते हो। लेकिन 94 या 94 से बिलो आपका सैचुरेशन है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल परामर्श ले लेना चाहिए और ऐसे में अपने आप को चेकअप करवाएं और अगर आपको जरूरत है तो भर्ती भी हो उस कंडीशन के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं डॉक्टर साहब यहाँ बात आपसे जानना चाहूंगी कि बाई चांस किसी का 94 से बिलो अगर सेचुरेशन आ चुका है, घर पर है, हॉस्पिटल दूर है, जाने में टाइम लग रहा है, तो क्या कुछ ऐसा हम उसको प्राथमिक उपचार दे सकते हैं कि हॉस्पिटल तक उसकी स्थिति और ज्यादा खराब ना हो? डेफिनेटली। देखिए अगर आप अपने आप को कोविड संक्रमित मानते हैं और कोविड संक्रमण के लिए आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, जो शुरुआती ट्रीटमेंट लेके आइसोलेट हो रहे हैं, तो जो शुरुआती ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं जिसमें एजिथ्रोमाइसिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी टैबलेट्स गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू हो रही हैं, अगर आप वो ले रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यू रखिए, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे देखी जाती है वो यही है कि आप अपने सैचुरेशन को अगर आप 94 से कम पाते हैं तो प्रोनिंग आपके सैचुरेशन को इम्प्रूव कर सकती है, यानी कि उल्टा लेटना। ये घर के अंदर आप कर सकते हैं। आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं या कोई गूगल पे सर्च करके आप किस मेथड से अपने आप को उल्टा लेटा सकते हैं ये चेक करके और आप
प्रोनिंग करें, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा, अनुलोम विलोम या गहरी सांसें लेना, ये भी एक बहुत ही सिंपल प्राणायाम का मेथड है जिसके अंदर आप अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। जिस तरह से सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। बट ये सब चीजें टेम्पररी हैं, और जब तक आप किसी हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं या अपने आप को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए तैयार हो पाते हैं, तब तक के लिए ही है। इसको ही अपना ट्रीटमेंट का आधार नहीं बनाएं, तुरंत परामर्श जरूर लें आप इस चीज के लिए। बिल्कुल। अब जैसे हम घर पर हैं डॉक्टर साहब, और घर पर हमने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, तो उस कंडीशन में फैमिली मेंबर्स या हम खुद पेशेंट को कैसे पता चले कि वो रिकवरी हो रही है उसकी, या कितने दिन तक उसको रूम में ही रहना है या दोबारा उसको टेस्ट कराना है? तो वो कैसे अपने आप को जज करे कि हाँ मेरी रिकवरी हो चुकी है, या मुझे अपने रूम से बाहर आ जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि अगर आप एक बार कोविड पॉजिटिव आते हैं, तो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने से लेकर के 14 दिन तक तो आपको आइसोलेट रहना ही है। ये तो एज पर प्रोटोकॉल है कि आप अपने आप को अच्छा हम्म। महसूस कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, 14 दिन तक तो रहना ही है। लेकिन आप इन 14 दिनों में अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके जो टिपिकल साइन है वो है, एक तो नंबर 1, आपका बुखार बंद हो जाता है, ओके। आपकी खांसी बंद हो जाती है, आपको भूख लगने लगती है, और आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव हो जाता है। ये 4 चीजें अगर आपके अंदर है और आपको लग रहा है कि इनमें से एक एक करके धीरे धीरे चीजें आ रही है, तो इसका मतलब आप इंप्रूवमेंट की साइड पे हैं। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर स्मेल चली जाती है, नाक से सुगंध नहीं आती है, उन लोगों के अंदर सुगंध आना वापस से चालू होने लगता है। ये भी एक साइन है कि आपकी रिकवरी हो रही है। अब जैसे डॉक्टर साहब, जनरली कोविड हो जाता है, कोविड के बाद की जो परेशानियां होती हैं, जैसे एक ममता कोहली जी का हमारे पास मैसेज भी है, क्या जॉइंट पेन्स होता है क्या इसके बाद के जो इफेक्ट होते हैं? जॉइंट पेन्स, देखिए, आर्थराइटिस एक वायरल फीवर का एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। ना ही कोरोना के अंदर, बाकी जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा ले लीजिए या वो वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस ले लीजिए, किसी भी टाइप के वायरल फीवर के बाद में आर्थराइटिस या आर्थरेल्जिया होना बहुत स्वाभाविक है। तो इसको हम पोस्ट वायरल आर्थरेल्जिया के नाम से, बहुत ही एक मेडिकल टर्म कॉमन है, और ये बहुत कॉमन है। कोविड पेशेंट्स के अंदर भी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अमन, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कोविड के बाद डॉक्टर साहब पेशेंट को? देखिए, कोविड के बाद सबसे पहला तो, क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, तो लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। और ये फाइब्रोसिस लंग कितने ज्यादा अफेक्ट हुए उस पर डिपेंड करता है। जिनके अंदर बहुत बड़ा एरिया लंग का डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से इनका कोविड का सीटी स्कोर मान लीजिए किसी का 10 से ज्यादा था या 15 के करीब था, कोविड से रिकवर हुआ, और रिकवर होने के बाद में लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, यानी कि यूं कहते हैं कि लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, और वो ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं ले पाते, सांस लेने में उन लोगों को दिक्कत आती है। तो लंग फाइब्रोसिस एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कोविड पेशेंट्स के बाद में, सांस की दिक्कत उनको बन जाती है। दूसरा, कोविड की वजह से ब्लड जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो कई बार कुछ पेशेंट्स को कोविड हो जाने के बाद और ठीक हो जाने के बावजूद भी उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कार्डियक एमआई, इन सब के लक्षण होने के चांसेस रहते हैं, जिसके लिए भी उनको बिल्कुल एहतियात बरतना पड़ेगा कि अपने ब्लड के टेस्ट कराएं, और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो आप ब्लड थिनर लॉन्ग टर्म तक 3 से 4 हफ्ते तक के लिए कोविड के बाद लें। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें जरूर ध्यान रखना है कोविड के बाद, भले ही हम नेगेटिव हो चुके हैं उसके बाद भी। नेगेटिव अब हो ये चुके हैं बात आती उसके। है, उसके बाद भी डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि हम लोग नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी खाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बाकी की और परेशानियों का हम सामना ना कर पाए? देखिए, कोविड के अंदर बहुत ज्यादा वायरल माइल्जिया होता है, यानी कि मांसपेशियों में थकान होती है और बहुत ज्यादा शरीर टूटता है। तो वायरल फीवर की वजह से बॉडी के बहुत प्रोटीन लॉस होते हैं। तो डाइट जो है हमारी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। हमें अंडे, पनीर, दूध, ये या फिर अंकुरित मूंग, सोयाबीन, दालें, इन सब का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी की रिकवरी होगी, जो टिश्यू डैमेज हुआ है वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो सारा रिकवर होएगा। सेकेंडली, आपका खाना जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में कम होना चाहिए, यानी कि आपको शॉर्ट मील लेने हैं और बार बार लेने हैं। किसी भी बीमारी के बाद रिकवर करने के बाद बहुत हैवी डाइट आपके लिए ठीक नहीं रहेगी।
अपच हो सकती है आपको, और आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लीवर के ऊपर असर पड़ेगा। तो अननेसेसरी हैवी डाइट नहीं लें, ऑयली खाना नहीं लें, और बहुत ही शॉर्ट मील्स, छोटे छोटे मील्स आप दिन भर में 3 से 4 बार या 5 बार ले सकते हैं। लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, क्योंकि शरीर में पानी की कमी आ जाती है, और पानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहता है तो हाथ पैरों में दर्द होना, मांसपेशियों का थकान, चक्कर आना, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि पानी ज़्यादा पिएं, हाई प्रोटीन डाइट लें और शॉर्ट मील्स लें, यही सबसे बेस्ट है। और जिस समय कोरोना पॉजिटिव है उस समय भी हम इसी डाइट को फॉलो करें कि लिक्विड ज्यादा लें बिल्कुल, उस समय भी हम। बिल्कुल। जिस टाइम पे आपको वायरल इन्फेक्शन है, उस टाइम पे भी पानी की पर्याप्त मात्रा लेंगे, तो आप जो भी हाँ हाँ दवाइयाँ ले रहे हैं, वो टिश्यू में हाँ अच्छे हाँ। से पेनिट्रेट करेगी और आपके हम्म। वायरस को किल कर पाएगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे पास आया है कि जो ये वायरस है ये कैसे शरीर में पहुंचता है, और हम कोविड-19 के मरीज के पास जाते हैं तो क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और क्या जैसे कहा जाता है कि स्टीम ले लीजिएगा या गरारे कर लीजिएगा, ये क्या सही है? तो ये आई थिंक इनके 3 सवाल हैं कि वायरस कैसे शरीर में पहुंचता है। सबसे पहला तो ये। देखिए, वायरस जो है ये एक एरोसोल बेस्ड वायरस है, और ये किसी के खांसने या छींकने की वजह से वायरस जब हवा में आता है और हम उसको इनहेल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वायरस हमारी ओरल और नेजल म्यूकोजा के अंदर एंटर कर जाता है, और वहां से टिश्यू में एंटर करने के बाद ये कुछ रिसेप्टर्स को यूज करके हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। हालांकि ये वायरस जो है हमारी पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन पर ये प्री डायलेक्टेड या ज्यादा मात्रा में लंग्स के अंदर ज्यादा जाके बैठ जाता है। लंग्स के अंदर जाने के बाद ये लंग्स को डैमेज करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, कंसोलिडेशन बन जाता है और निमोनिया हो जाता है। तो कोविड की वजह से निमोनिया इस तरह से बनता है। शुरुआत में वो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी में आता है, जिसकी वजह से गले में खराश या जुकाम किसी को भी हो सकता है। हल्के वायरल फीवर की वजह से बुखार और हेडेक होने लगता है, और जब वो फेफड़ों में लंग्स तक पहुंच जाता है तब हमको उसकी निमोनिया फेज डेवलप हो जाती है, और वो हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन कर सकता है, हमें थका सकता है। ये तो वायरस की एंट्री का सवाल हो गया। दूसरा सवाल था आपका कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर हम हाँ, कोविड पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो। डील कर रहे हैं तो। तो नंबर वन चीज हमें जो कोविड एटिकेट्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, जिसका मतलब यही है कि हमें रिपीटेडली हैंड वॉश करना है, हमें हम्म। मास्क पहन के रहना है। देखिए, मास्क पहनना इन जनरल, अगर आप कहीं पे रोड पे जा रहे हैं तो वहां पर एक ट्रिपल लेयर सिंपल मास्क चल जाएगा, लेकिन पर अगर आप जी। किसी कोविड पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो आपको N95 मास्क यूज करना है। ओके। N95 मास्क जो है वो भी अलग अलग तरीके के आते हैं, लेकिन पर जिन N95 मास्क के अंदर कोई वॉल्व नहीं है, वैसा वाला N95 मास्क आपको यूज करना है। ये WHO अप्रूव्ड मास्क होते हैं, और इन सब से आपको कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, आप चाहें तो हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, जो कि डिस्पोजेबल होते हैं। अगर आप पेशेंट के बेड को क्लीन कर रहे हैं या फिर आप पेशेंट को पकड़ के उसको चला रहे हैं, तो ऐसे में आप ग्लव्स पहन के रखेंगे तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। और इन ग्लव्स को पेशेंट के साथ रहने के तुरंत बाद आप डिस्पोज कर दें, वो बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना है किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के। कोशिश करें कि कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी हम रखें उससे बात करने के लिए या उसके साथ संवाद करने के लिए। अगर किसी वजह से आपको बहुत करीब जाना पड़ रहा है तो आप उसके डायरेक्ट फेस टू फेस ना मिलके उसको साइडवेज आप बात करिए, जिससे कि डायरेक्ट एयर ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरी बात, कि जब भी आप किसी कोविड पेशेंट से मिलते हैं तो आप तो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन पर कोविड पेशेंट से भी कहिए कि वो भी मास्क पहने। अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो उसकी एरोसोल पूरे कमरे में फैलेगी और वो वायरस बाहर आता रहेगा उसकी वजह से। तो इसलिए कोविड पेशेंट का मास्क पहनना और कोविड केयर टेकर का मास्क पहनना दोनों बहुत जरूरी बिल्कुल। है। तीसरा सवाल आपका था कि मुझे याद नहीं आ रहा क्या स्टीम, सवाल था। जैसे उनका था स्टीम, कि कहा जाता है कि जनरली कि डेफिनेटली हमें देखिए, भाप लेनी चाहिए। स्टीम थेरेपी ने अपने आप को प्रूव किया है, और विद टाइम स्टीम थेरेपी हमेशा बेटर रही है। वायरस हम्म। जो है ये थोड़ा सा हीट सेंसिटिव होता है, तो इन केस अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या आप मार्केट घूम के आए हैं, और मार्केट घूम के आने के बाद आपको लगता है कि मुझे हाथ धो लेने चाहिए, क्योंकि यही रूल है कि अगर आप बाहर जाते हैं कहीं पे भी तो अपने आके सबसे पहले हाथ धोएं। उस टाइम पे अगर आप तुरंत आके एक बार स्टीम ले लेते हैं तो आपकी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी में अगर कोई वायरस आके चिपका है
तो वो तुरंत वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए और वो बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। रेगुलर स्टीम यूज करने से कई बार बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, इसलिए ओवर यूज नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली स्टीम को इनहेल नहीं करें। उसकी वजह से कई बार नाक के अंदर बर्न्स हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट नाक ड्राई नाक के साथ आते हैं कि हमें ड्राई नाक हो रही है और उसके अंदर ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये क्या बीमारी हो गई है। तो वो उसका मेन रीजन यही होता है कि वो लोग बहुत एक्सेसिव स्टीम यूज कर रहे हैं और स्टीम भी बहुत हाई टेम्परेचर वाली यूज कर रहे हैं। तो ये इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, ओवर यूज किसी भी चीज का ठीक नहीं रहता है। इवन ठीक कई नहीं बार रहता है। पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आजकल पेट जो है वो बड़ा गड़बड़ रहता है, एसिडिटी रहती है बहुत ज्यादा। हम्म। तो उनसे हम्म। जब हिस्ट्री पूछते हैं तो वो बताते हैं कि साहब आजकल बिल्कुल पूरा हम ध्यान रख रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, अदरक ले रहे हैं, लौंग ले रहे हैं और नेक प्रकार के जितने भी प्रिकॉशन होते हैं वो ले रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मसाले जो हैं ये थोड़ी गर्मी करते हैं, इनकी वजह से एसिडिटी हो जाती है पेशेंट्स को। तो एक्सेस यूज नहीं करना है, लिमिटेड यूज जितना प्रेस्क्राइब्ड है उतना ही करें। कई बार क्या है लोगों को लगता है कि ये आयुर्वेदिक आइटम है या फिर ये नेचुरल चीज है तो इसको जितना यूज करेंगे फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक्सेस में कोई भी चीज नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल है हमारे पास डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी का। ये गुड इवनिंग डॉक्टर सौरभ। अगर अपने बैक हेड में अगर कोई हल्का सा दर्द है, हल्का सा कफ भी है, लेकिन कोई बुखार नहीं है, और अगर कोई और दूसरी तरीके से बॉडी में अगर दर्द है, तो क्या ये कोविड के सिम्टम्स हैं? बिल्कुल है। मैंने आपको अभी पहले भी डिस्कस किया था कि वायरल आर्थ्रेल्जिया एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है वायरल फीवर्स के साथ में। और अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, जॉइंट कोई सा भी हो सकता है, आपका कंधे का दर्द हो सकता है, बैक एक हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, अगर आपको जॉइंट एक है और साथ में आपको हल्की सी गले में खराश है तो ये कोविड का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर आपको ऐसा है तो आपको टेस्ट कराने में कोई हर्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो करा लेना चाहिए टेस्ट इसमें। बिल्कुल। बिल्कुल। अब एक सवाल आता है डॉक्टर साहब की, डायबिटीज जिनको होती है, कहा जा रहा है कि जो डायबिटीज पेशेंट है उनको अपने से कोरोना से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। तो क्या ये वास्तव में ऐसा सही है ये चीज, कि जो डायबिटीज पेशेंट है उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए डायबिटीज के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। इम्यूनिटी का मतलब यही है कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो वीक होती है और किसी भी टाइप का वायरस या कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही इजीली ग्रो कर सकता है। तो डायबिटीज पेशेंट्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं और इन्फेक्शन उनके अंदर ज्यादा तीव्रता का होगा क्योंकि उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम है। तो नंबर वन चीज तो ये हो गई कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो अगर तुरंत उनको इसमें से कोई भी सिम्टम लगते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, उनको तुरंत अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए और अर्ली ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि अगर हमें कोविड हो चुका है, तो उसकी दवाइयाँ, सारे इलाज हमें करा लेना चाहिए। इलाज की जब बात आती है, हम सभी देख रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी, ये कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड का इलाज है, उससे बहुत कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अभी कुछ समय से जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, सभी ने पढ़ा है, तो ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड में कारगर नहीं। तो ये क्या भ्रांति है, ये क्या ये सही है? देखिए प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली बात है। अगर किसी पेशेंट को कोविड होता है और वो कोविड होकर ठीक हो जाता है, 3 महीने बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट करता है, तो उसके अंदर जो बनी एंटीबॉडी है हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और उस एंटीबॉडी को हम उस पेशेंट को देते हैं जिसको अभी एक्टिव कोविड हो रहा है। तो ये एक कंसेप्ट थेरेपी है। इस कंसेप्ट थेरेपी के अंदर यही माना जाता है कि ये पैसिव इम्यूनिटी जो इसकी एंटीबॉडी इसके अंदर बनी है इस पेशेंट के अंदर, वो दूसरे पेशेंट के अंदर उस वायरस को किल करने में कारगर रहेगी। इसके इनिशियल रिजल्ट्स जो थे वो 50-50 थे, यानी कि कुछ पेशेंट्स के अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा था और कुछ पेशेंट्स के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। फिर ये कंसेप्ट आया कि इसका बेनिफिट तब मिलेगा ज्यादा जब आप इसको राइट टाइम पे देंगे, यानी कि आप शुरुआत के 7 से 10 दिन के बीच में अगर आप देते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन पर मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज करने से बेहतर होता है कि उसके बार बार टेस्ट रिजल्ट्स देखे जाएं। और
क्योंकि अपने को 1.5 साल होने आ गया है अब कोविड से लड़ते हुए, तो बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर आ गई हैं और सबने जो रिजल्ट्स बताए हैं वो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और इसलिए आज की तारीख में कोविड के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का रोल क्वेश्चन मार्क है। अभी भी इसके ऊपर और स्टडीज की जरूरत है। पर इनिशियली अभी तो आईसीएमआर प्रोबेबली इसको अभी हालांकि हटाया नहीं है उन्होंने, लेकिन आईसीएमआर अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर प्लाज्मा थेरेपी को मोस्ट लाइकली हटा देगी। अच्छा, अब बात आती है, जब हम बात करते हैं इलाज की, तो वैक्सीन की बात चल रही है कि वैक्सीन हम लोगों को सबको यहाँ पर लगवा लेना चाहिए, उससे कोविड से बहुत कुछ हमारा बचाव हो जाता है। क्योंकि जितना डैमेज अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो हमें हो रहा है, और वैक्सीन हम लगवा लेते हैं, उस डैमेज से हम लोग बच जाते हैं। तो इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो की बात आती है, तो सभी ये कहते हैं, जैसे मैं भी अगर बात करती हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह डॉक्टर साहब से अगर मैं पूछना चाहूँ, कोविशील्ड ज्यादा सही है, कोवैक्सीन ज्यादा सही है? क्योंकि आज भी मेरे सामने जब ये बात आई थी, किसी से मैं बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे यही सवाल किया कि मैम दो वैक्सीन है, अब हमें समझ में नहीं आता, किसी को कोविशील्ड लग रहा है, किसी को कोवैक्सीन लग रहा है, दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे इस बारे देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कोविशील्ड जो है वो पहले आ गया था और कोवैक्सीन बाद में आया है। तो पहले आने वाले को हमेशा फायदा मिलता है, और वही चीज कोविशील्ड के साथ भी हुई है। इसका रीजन ये है कि कोविशील्ड जो है उसने फेज 1 और फेज 2 ट्रायल अपने कंप्लीट कर लिए थे, और यूके और यूएस के अंदर उसका फेज 3 ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा था जब वो इंडिया में लॉन्च हुआ था। उस टाइम तक कोवैक्सीन जो है वो अपने फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाया था। ये बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल ट्रायल होते हैं हर ड्रग के ऊपर। हम किसी भी ड्रग को कभी भी यूज करने से पहले पहले उसको लैब में टेस्ट करते हैं, और लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में उसको टेस्ट किया जाता है। पहले के जमाने में एनिमल टेस्टिंग होती थी जो अब नहीं होती। फिर उसके बाद में हम उसको जाके ह्यूमन के ऊपर यूज करते हैं। तो कोवैक्सीन जो है उसके अंदर डिले सिर्फ इतना रहा कि वो अपनी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल कंप्लीट नहीं कर पाई थी, जिस टाइम पे कोविशील्ड मार्केट में आ चुका था और इंडिया के अंदर लगना भी चालू हो गया था। तो इस वजह से प्रेफरेंस उस टाइम पे कोविशील्ड के लिए था। लेकिन पर अब इस टाइम तक कोवैक्सीन ने भी अपना फेज 3 ट्रायल कर लिया है, और इस वजह से और उसके अंदर भी वो सक्सेसफुल रहा है। तो इसलिए कोवैक्सीन भी अब कोविशील्ड के बराबर तर्ज पे आ चुका है। तो आज की तारीख में अगर आप कोविशील्ड लगाते हैं या कोवैक्सीन लगाते हैं, दोनों का असर बराबर रहेगा। बिल्कुल, आप सवाल ये आता है कि दोनों वैक्सीन को जब हम लगवा रहे हैं, पहली डोज और दूसरी डोज के बीच कितना अंतर रहना चाहिए? क्योंकि अभी हम जब लोग सुन रहे हैं तो अलग अलग बताया जा रहा है, कभी 3 महीने या कभी 12 हफ्ते या 6 हफ्ते या 7 हफ्ते। तो वास्तव में कितना दो डोज के बीच हमारा अंतर होना देखिए, कोविशील्ड के लिए गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी उसका फेज 4 ट्रायल चल रहा है। और फेज 4 ट्रायल के अंदर हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करते हैं, यानी कोई भी ड्रग एक बार लगना चालू हो जाती है उसके इफेक्ट को देखते हैं, और उसके इफेक्ट के हिसाब से ड्रग की डोजिंग के अंदर चेंजेस करते हैं। तो वही चीज है, कोविशील्ड के साथ में रिजल्ट ये देखा गया है कि कोविशील्ड का असर जो है वो इतने टाइम तक रहता है, तो इसलिए सेकेंड डोज को हम डिले कर सकते हैं। जिस वजह से अभी आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं कि 12 से 16 हफ्ते के बीच में हमको उसकी सेकेंड डोज लगानी है। कोवैक्सीन के लिए अभी भी वो 4 वीक्स का ही शेड्यूल लागू है, जिसके अंदर हम उसको 28 डेज बाद लगा सकते हैं। बट नो डाउट आने वाले समय में हो सकता है कि कोवैक्सीन के लिए भी गाइडलाइन चेंज हो जाए, क्योंकि उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस अभी बाकी है, जिसके बाद ही उसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बताए कोविशील्ड के लिए 12 से 16 हफ्तों की बात है कि हमें दूसरा डोज लगा लेना चाहिए, या कोवैक्सीन के लिए 4 हफ्ते में लगवा लेना चाहिए। बाई चांस इन केस अगर ऐसा होता है कि कोविशील्ड की पहली डोज ले ली, लेकिन 16 हफ्तों के बाद भी हम सेकेंड डोज नहीं लगवा पाए, या कोवैक्सीन की हमने जो एक निर्धारित समय उसमें नहीं लगवाई है, तो क्या जो पहली डोज हमने लगाई वो बेकार हो जाएगी, या हम दोबारा सेकेंड डोज ले सकते हैं? देखिए, वैसे अभी तक इस चीज के ऊपर कोई नई गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन पर हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने एक डोज लगा ली है तो वो बेकार तो नहीं जाने वाली। आप डिले हो गए, हो सकता है कि आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स कम डेवलप होगा, यही नुकसान हो सकता है। बट इस तरह की कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है कि आपकी अगर फर्स्ट डोज मिस हो गई और उसके बाद आपको 16 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं और आप सेकेंड डोज लगाते हैं, तो वो सेकेंड डोज नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है, वो सेकेंड डोज ही मानी जाएगी, उसको सेकेंड डोज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जी।
एक सवाल है साक्षी शर्मा जी का, डॉक्टर साहब वो पूछना चाहते हैं कि मेरे फादर ने नेगेटिव होने के 5 दिन के बाद वैक्सीन लगवा ली, क्या कोई इसका साइड इफेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। देखिए क्या है कि आप अगर कोविड से अफेक्टेड हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है, और आप हम्म। कोविड नेगेटिव आ गए, इसका मतलब ही यही है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना चालू हो गई, जिन एंटीबॉडी ने कोविड वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर इन केस आप कोविड होने के तुरंत बाद ही वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन के अंदर भी वायरस एक्टिविटी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बढ़ेगी। तो होने ये वाला है कि आपके केस में कोविड वायरस से जो एंटीबॉडी बनी और इधर वैक्सीन लगाने के बाद जो एंटीबॉडी बनी, दोनों का एक डबल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि कोविड के अंदर अभी तक यही देखा गया है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जितनी ज्यादा फाइट आपकी बॉडी और वायरस के बीच में होनी है उतना ही ज्यादा लंग डैमेज होएगा। तो ऐसे केस में आपको हो सकता है कि नुकसान हो। और कई बार अगर ऐसा हो कि आपके जो पहले वायरस के इन्फेक्शन थे उससे एंटीबॉडी टाइटर इतना बन ही नहीं पाया, तो ये वैक्सीन लगाने के बाद जो टाइटर बनेगा वो लेवल अप कर जाए और आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो अभी ये कहना कि आपको नुकसान होगा या नहीं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर थ्योरेटिकली देखें तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मतलब अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हुए हैं तो उसके कितने टाइम के बाद हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, डॉक्टर? ये बिल्कुल फिक्स है जी, इसके अंदर ये हमेशा 6 to 8 वीक के बाद लगाना होता है। अगर आप कोविड पॉजिटिव थे तो जिस दिन आपकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उस दिन से आप अपने आप को 6 to 8 वीक बाद ही वैक्सीनेशन के लिए रेडी माने। एक सवाल और आता है डॉक्टर साहब कि अगर वैक्सीन लगवा ली हमने उसके बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बाद हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, 14-15 दिन तक अपने घर में ही रहना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए क्या इसमें सावधानियां? हाँ, जो आप वर्ड बोल रही है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है वो ठीक नहीं होगा। रैदर ये जी। कहना चाहिए कि हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ने का टाइम देना चाहिए। यानी कि जी। कोविड के अगेंस्ट हमारी जो इम्यूनिटी बन रही है उसको बनने में 14-15 दिन लगेंगे, या यूं मान लीजिए 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो उस टाइम तक हमें अपने आप को कोविड से बचा के रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने वैक्सीन लगाई और हम 3-4 दिन बाद ही कोविड वायरस से एक्सपोज हो गए और हमारी इन्फेक्शन हो गया हमें। तो उस टाइम पे वो वैक्सीन लगाया हुआ भी वेस्ट हो जाएगा आपका, और आपको कोविड से इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो अपने आप को 14 से 15 दिन या 2 से 3 हफ्ते के लिए अपने आप को आइसोलेट रखना या बाहर नहीं जाने की जो एडवाइस है वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो पाए, और ये इम्यूनिटी डेवलप होगी तभी जाके आप कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। मतलब जो ये कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी वो नहीं होगी, बट वो ये सही एक है। नहीं है जी, कि कि हमें एक ये इम्यूनिटी बनने देने का टाइम देना चाहिए। बिल्कुल हम कोविड के जो वायरस है उससे लड़ने के लिए बिल्कुल हमें तैयार होना है, इसके लिए हमें अपने आप को 14-15 दिन का समय देना चाहिए। बिल्कुल जी। अक्सर तो सब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, गर्भवती महिलाएं, क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट या कुछ ऐसी चीज है कि उनको नहीं लगवाना चाहिए? नहीं देखिए, आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थवेयर भी यही कहता है कि प्रेगनेंसी या फिर अगर आप दूध पिला रही हैं लैक्टेशन वाले पीरियड के अंदर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएं। क्योंकि इस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत वेरिएबल हो सकता है और सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर अगर आप दूध पिला रहे हैं तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, नहीं करा सकते आप। उस समय नहीं लगवाना चाहिए? नहीं। देखिए मेरे पास एक आज से कम 7-8 दिन पहले एक कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे ये पूछा था कि उनकी बहू है और वो बच्चे को फीड कराती हैं, वैक्सीन लगवा करके आई हैं, और क्या वो बच्चे को फीड करा सकती हैं अभी, क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा है, तो खैर मुझे इस चीज ये, का आइडिया। जी। हाँ, ये हो सकता है कि एक मिस्टेक हो गई हो, उनको भी ध्यान नहीं रहा हो कि उन्होंने वैक्सीन लगवाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने हाँ। लगवा लिया है। लेकिन पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है या 1.5 साल का हो गया है और आपको लगता हम्म। है कि मुझे अभी वैक्सीन लगवाना है, तो आप बच्चे का दूध पिलाना बंद करवा सकते हैं, क्योंकि 1 साल सफिशियंट होता है मदर फीडिंग के लिए। और आप उस टाइम पे आप बच्चे की फीडिंग बंद करवा के हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और फिर करवा उसके बाद सकते आप वापस से ब्रेस्ट फीडिंग चालू नहीं करें। डॉक्टर साहब कोरोना के साथ एक और बीमारी हम सभी लोगों को यहाँ पर सुनने में आ रही है,
ब्लैक फंगस, ये क्या? देखिए, ब्लैक फंगस, पहली बात तो ये कि ये बहुत नई चीज नहीं है। यस, आम जनता के लिए ये बहुत नई चीज है, बट मेडिकल के अंदर ये बहुत सालों से प्रेजेंट है। एक बहुत ही डेंजरस फंगल इन्फेक्शन होता है ये, एक तरह का। बट ये ऐसा फंगस है कि जो हर जगह अवेलेबल है, यानी कि आज के वातावरण में, आज के वातावरण के अंदर, हाँ, मिट्टी के अंदर या फिर नमी वाली जगहों पे सब जगह ये वायरस अवेलेबल है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे कि डायबिटीज के मरीज हैं, या फिर जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, या फिर जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, ऐसे पेशेंट्स को ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। अब यही पेशेंट्स अगर कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी उस टाइम पे और भी ज्यादा वीक होती है, तो वो नॉर्मल मैकेनिज्म से इस वायरस, इस फंगस से फाइट नहीं कर पाते, और उनको ब्लैक फंगस या फिर म्यूकर माइकोसिस का इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। हाँ ये फंगस, हाँ, यस, पूछिए, आप जी। पूछ रहे थे। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब, जनरली हम लोगों ने जब जाना है कि कोरोना होने के बाद ठीक हो चुके हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद ब्लैक फंगस से संक्रमित हो रहे हैं। यस, कोरोना होने के बाद काफी दिनों तक आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है, और हम्म। कोरोना का जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके अंदर आप इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स का आप यूज करते हैं, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, आईसीयू में एडमिट हुए थे, तो कई बार कुछ पेशेंट्स को कुछ ऐसी ड्रग्स लगती हैं जैसे कि टोसिलिजुमैब वगैरह लगता है, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी कई दिनों तक वीक रहती है। तो इस टाइम पे जब आप कोविड से ठीक हो चुके हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, इस टाइम पे, अभी तक तो आप हॉस्पिटल में थे, आइसोलेटेड थे, जब आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में आते हो तो आपको इस तरह का फंगस इन्फेक्शन बहुत इजीली लग जाता है। बिल्कुल। और पर डॉक्टर साहब, फंगस इन्फेक्शन की बात करते हैं तो आंखों में सबसे ज्यादा हो रहा है। हाँ, देखिए, आंखें बहुत ही एक्सपोज्ड एरिया है, लेकिन पर डायरेक्टली मैं ये कहूंगा कि ये डायरेक्ट आंखों में, आगे की झिल्ली में नहीं होता ये इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन नाक या मुंह के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और नाक के अंदरूनी हिस्से से ये अंदर ही अंदर पनपता हुआ आंखों के पीछे और आंखों के ऊपर वाले हिस्से में पूरे को इन्फेक्शन कर देता है। तो ये, जैसा भी उन्होंने बताया था कि बिल्कुल इसको यूं माने कि एक दीमक की तरह अपने टिश्यू को ये डैमेज करता है। इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि हम इसको डिफेंस नहीं कर पाते, और ये फंगस जो है अपने टिश्यू को बिल्कुल दीमक की तरह खाता जाता है। अंदर से ये इन्फेक्शन करता हुआ हमारी नाक और हमारे साइनस कैविटीज के अंदर इन्फेक्शन करता है, और ये आंखों तक पहुंच जाता है। जब आंखों के अंदर पहुंचता है तब जाके कई बार अपने को लक्षण लगते हैं कि यार आंखों से कम दिख रहा है, रेडनेस हो रही है, या ये आंखों में सूजन बहुत ज्यादा आ रही है, तब जाके इसके लक्षणों का पता लगता है, जब तक ये काफी टिश्यू डैमेज कर चुका होता है। तो डॉक्टर साहब, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि हमें ये ब्लैक फंगस से हम बीमारी से ग्रसित ही ना हो? तो कहते हैं ना कि सावधानी ज्यादा बेटर रहती है कि हमें कोई बीमारी हो उससे पहले। देखिए, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी उस टाइम पे वीक होती है जिस टाइम पे हम इस हम्म। इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, तो वही सावधानियां जो हमें कोविड में बचाने रखती हैं, यानी कि हैंड सैनिटाइज करने हैं, हाथ वॉश करने हैं, मास्क पहनना है, और इनफैक्ट N95 मास्क जब पहने हैं जब भी आप किसी के संक्रमण में आते हैं, यही सावधानियां आपको बचा के रखेगी। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप हाई प्रोटीन डाइट लें, और अपनी सेहत को बनाए के रखने के लिए आप अंकुरित मूंग, सोयाबीन या फिर पनीर जैसी चीजें रेगुलर सेवन करते रहें, जिससे आपकी इम्यूनिटी मेंटेन। दूसरी बात ये भी है कि म्यूकर माइकोसिस जो इन्फेक्शन है वो अब क्योंकि छुप नहीं रहा है, सबको पता लग गया है कि ये एक इन्फेक्शन बहुत ही डेंजरस है, तो इसके बारे में जितना जाने उतना ज्यादा बढ़िया है। आप अपने लक्षणों को जितना जल्दी पहचान लेंगे, आप उतनी जल्दी किसी डॉक्टर को अप्रोच कर पाएंगे या किसी फैसिलिटी में एंटर कर पाएंगे, और अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो डैमेज बहुत ही कम होगा। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है, आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना है जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बट अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कई बार टिश्यू को काटना पड़ता है, इवन कई बार आंख का भी लॉस हो जाता है। और म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स के अंदर ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आधे पेशेंट्स, 50% पेशेंट्स के अंदर कई बार डेथ भी हो जाती है अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाए। तो इसलिए अर्ली सिम्टम्स, यानी कि आपकी नाक अगर आपको लगे कि ब्लॉक हो रही है, ब्लॉकेज आपको लगे नाक के अंदर ब्लॉकेज है, आपको चेहरे या फिर आईज के आसपास सूजन नजर आती है,
या फिर आपको ये जो आंख के नीचे वाली हड्डी है यहाँ पे दर्द है, टेंडरनेस जिसको हम कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि दर्द है, रेडनेस है, आंखों के अंदर भी है और स्किन के ऊपर भी आ रही है और नाक ब्लॉक है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि मुझे म्यूकरमाइकोसिस है। लेकिन पर ये लक्षण तभी सोचें जब आपको कोविड हुआ हो, या आप कोविड से ठीक हुए हो, आपने कुछ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिया हो, या फिर आप डायबिटीज के पेशेंट हो, ट्रांसप्लांट पेशेंट हो या कैंसर पेशेंट हो। आप नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ये इन्फेक्शन इतनी इजीली होता ही नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है और आपको भी नहीं पता कि मेरी इम्यूनिटी वीक है, तो आप अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करा सकते हैं और उससे अपने को पता लग जाएगा कि अपने को शुगर है या नहीं। और शुगर अगर डिटेक्ट होती है और साथ में ऐसे लक्षण है, तो आपको म्यूकरमाइकोसिस के लिए टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो ब्लैक फंगस है ये ज्यादा हमारी आंखों पर ही इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है? ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट इसका रूट हम्म। ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली नेजल कैविटी रहती है। जी। सॉइल और एयर के अंदर से ये उड़ती हुई हमारे नाक के अंदर जाती है और नाक से इन्फेक्शन फैला देती है। सबसे पहली साइट इसकी पैरानेजल साइनस या नोज, यानी कि नोज और ये चेहरे का हिस्सा होता है। दूसरी जो मोस्ट कॉमन इसकी जो जगह है वो है लंग्स। ये लंग्स में फेफड़ों के अंदर जाके भी फंगल निमोनिया पैदा कर देता है, जो कि यूजुअली आईसीयू पेशेंट्स के अंदर या जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन भी कर सकता है, यानी कि डायरिया, वॉमिटिंग, पेट खराब होना, ऐसे लक्षण कर सकता है, पेट में दर्द होना ये कर सकता है, जिसकी वजह से बुखार आ सकता है। ये स्किन डिजीज भी करता है, यानी कि स्किन के ऊपर भी ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है, कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है उनकी, उनके अंदर ऐसे मॉइस्ट एरिया में अगर वो रहते हैं, नमी वाले हिस्से में रहते हैं जहाँ ये फंगस बहुत ज्यादा ग्रो करती है, उस एरिया में आते हैं, तो इनको स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। तो मतलब बेटर यही रहेगा कि सारी चीजों का कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, उस पर सबसे ज्यादा काम करना डेफिनेटली। चाहिए। तो हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। एक सवाल और है कि डॉक्टर साहब की कोरोना की दवाइयाँ कौन कौन सी हैं और इसे कैसे लेना चाहिए? देखिए, आई थिंक ये बहुत ही सबको आई थिंक पता है इसके बारे में आजकल, तो कि जी। कोरोना के अंदर इनिशियल सिम्टम्स जब होते हैं, तो बहुत ही जो गवर्नमेंट किट हमको मिलता है जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सिंपल सिम्टोमेटिक दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामोल या कफ सिरप या जुकाम की गोली जो हम लेते हैं, ये सब हमारे कोरोना में कारगर हैं। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो एक बहुत अच्छी दवाई है, इसका प्रोफाइलेक्टिक यूज भी है और इसका ट्रीटमेंट में भी यूज है। यानी कि अगर हमको बचाव रखना है कोविड से, तो भी हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, और अगर हमको ट्रीटमेंट लेना है तब भी ले सकते हैं। कुछ और थेरेपीज हैं जो कि हालांकि पहले नहीं थी लेकिन अब आने लगी हैं, गाइडलाइंस में भी अब आने लगी हैं, जैसे कि आइवरमेक्टिन। ये एक टाइप की एक एंटी पैरासाइट मेडिसिन है जो कि आजकल यूज होने लगी है कोविड के ट्रीटमेंट के अंदर। तो आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की सिंगल टैबलेट 3 से 5 दिन तक आप ले सकते हैं, ये भी कोरोना के अंदर कारगर रहेगी। डॉक्सीसाइक्लिन एक टैबलेट है जिसका भी यूज बहुत कॉमनली अब होने लगा है, और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो ट्रीटमेंट है मेनली इसके अंदर निमोनिया के अंदर, अगर आपको खाली खांसी जुकाम न होके और चेस्ट के अंदर भीषण इन्फेक्शन होने लगा है, तो उसके अंदर एंटीवायरल थेरेपी भी आपके लिए यूजफुल रहती है। इसके अंदर जी। आपकी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के अंदर रेमडेसिविर, जो कि बहुत ही कॉमन नाम सुना होगा आपने, रेमडेसिविर दवाई का यूज है। आईवी इंजेक्शन हम्म। इसके लगते हैं 4 से 5 दिन के लिए, और इससे आपको कोविड से फायदा जी। मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसके ये अलावा, दवाएं हैं। हाँ, जी। इसके अलावा एक ऑफ लेबल ड्रग है जो कि हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करती है उस चीज को, लेकिन पर फिर भी वीक एंटीवायरल के फॉर्म में एक फेविपेरावीर, जो कि फेबी फ्लू के नाम से बहुत मार्केट में कॉमन है, वो भी एक ऑप्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इनको लेना कैसे होता है डॉक्टर साहब? देखिए, सबका डोजिंग शेड्यूल डिफरेंट है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो सिंगल टैबलेट होती है, खाली पेट में लेना होता है, और 5 दिन तक आप इसको ले सकते हो। डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 दिन तक इसको ले सकते हैं। एक आइवरमेक्टिन मैंने आपको बताई थी, एंटी पैरासाइट मेडिसिन जी। है, 12 मिलीग्राम की टैबलेट है। 15 साल से ज्यादा बड़े लोगों के अंदर आइवरमेक्टिन रोज की एक गोली खाना खाने के बाद
3 से 5 दिन तक आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। इसके अलावा फेविपिरावीर जो एक ओरल एंटीवायरल ड्रग है, ये इसकी डोजिंग ये रहती है कि इसको 1800 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन लेना होता है, अकॉर्डिंग टू वेट होता है इसका डोजिंग शेड्यूल। और फिर उसके बाद में हमें डेली बेसिस पे 1600 मिलीग्राम सुबह शाम की डिवाइडेड डोज के अंदर पर डे लेना होता है, जो कि 7 डेज और कुछ पेशेंट्स के अंदर 14 दिन तक भी दिया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमें दी है यहाँ पे कोरोना को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के। जो भी हमारे दिलों में भ्रांतियां थी वो आपने आज सभी यहाँ पर दूर की हैं। और सबसे खास बात, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये आपने बताया। क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर हम इसकी चपेट में आ जाते हैं तो हम कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, ब्लैक फंगस क्या है, वैक्सीन का किस तरीके से हमें करवाना चाहिए, उसके बाद क्या सावधानियां हैं, कौन सी दवाइयां हमें लेनी चाहिए, सारी चीजें आपने तमाम जानकारी हमें दी। इसके लिए हम आपका हार्दिक कहना चाहिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं तापिका नी पैशन पर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और यहाँ पर हम हमारे जो दर्शक यहाँ पर जुड़े उन सभी का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर एन चंद्रा जोशी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंजू श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रविंद्र मारू जी, अंजना श्रीवास्तव, सुनील पंडित जी उदयपुर से ही हैं। उन्होंने आपके लिए कहा है कि उदयपुर को गर्व है आपके ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। नीता पारिक जी, आपका भी थैंक यू हम करते हैं। और रघुभूषण अग्रवाल जी, उन्होंने कहा बिल्कुल सार्थक परिचर्चा रही है, बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है। लक्ष्मी माथुर जी ने भी कहा वेरी नाइस प्रोग्राम। और बंटी डांगी जी ने थैंक यू। और मीनाक्षी गुप्ता जी, अर्चना जी और शेफाली श्रीवास्तव जी, इन सभी ने आपका डॉक्टर साहब थैंक्स बोला है कि इतनी अच्छी जानकारी दी। क्योंकि वास्तव में डॉक्टर साहब ये टॉपिक एक ऐसा है, इससे बहुत हम लोग 1.5 साल से इस टॉपिक के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये बीमारी है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये चीजें हमें अभी तक भी नहीं पता थी। बहुत सारी चीजें, कोई कहता था, जैसे वैक्सीन की बात हुई थी कि 14 दिन तक बाहर नहीं निकले आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए आपने कहा इम्यूनिटी वीक नहीं होती, बल्कि हम उतना वक्त देते हैं कि हम कोरोना वायरस से लड़ सके, उसके लिए चीज कहना चाहिए। और किस तरीके की सावधानियां होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपने बताई हैं। रियली थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी कोरोना को लेकर के हमें यहाँ पर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका हम पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम जरूर पालन करें। तो ये कहते हैं ना कि जिंदगी हमारी बहुत खूबसूरत है, थोड़े से कदम अपने घरों में रख लें तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अगर अपनों को बचाना है, खुद को बचाना है, तो हमें घर पर ही रहना होगा, और घर पर रह करके ही सबकी सुरक्षा करनी होगी। और हम डॉक्टर्स हैं जो हमारे फ्रंट लाइनर वॉरियर्स हैं, हम उनका दिल से सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को हम दिल से नमन करते हैं कि वो इतनी इस बीमारी में हमारे साथ खड़े हैं और हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो हम लोग हैं इस बीमारी से बच जाएं। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि आदमी इसलिए इस वक्त घबरा रहा है क्योंकि हमारी लड़ाई इस समय खुद से ज्यादा है, क्योंकि हमें खुद को बचा करके रखना है, घर में रखना है, इसलिए शायद हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर रात की सुबह होती है। इस बार अंधेरा जरा गहरा है, मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस बार खुद का ही खुद पर पहरा है। तो बस खुद का ही खुद पर पहरा रख करके हम इस कोरोना वायरस से जरूर जीत जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि डॉक्टर साहब। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू।